हेलो, वेलकम टू जूनियर्स केमिस्ट्री। तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, तो देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, ये जो लेक्चर रहेगा वो हम बता देते हैं आपको, जो 11-12 होते हैं या फिर जो IIT JEE JEE मेंस या फिर जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं मेडिकल्स वाले, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर। तो चलो इसमें अब ज़्यादा बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स जो होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट जो होता है, वो उसको हम स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो ठीक है। सबसे पहला हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली होती क्या है। चलो ठीक है, हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहूँ, अगर मैं सीधे सीधे बोलना चाहूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है बिना किसी टिपिकल बात के, तो मैं बोल सकता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली वो केमिस्ट्री होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिन पर मतलब जहाँ पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुआ करती है। ओके, समझ में आया? ऐसे कैसे समझ में आया? मतलब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है, ये तो मैं पहले पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बताने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा कुछ हिस्ट्री के बारे में बताना चाह रहा हूँ। एक्चुअल हिस्ट्री नहीं है, मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो केमिस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो देखो, एक हमारे साइंटिस्ट हुआ करते थे, बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था बर्जीलियस सर। क्या नाम था उनका? बर्जीलियस। ओके, बर्जीलियस सर ने क्या किया था, एक क्लासिफिकेशन दिया था। एक्चुअली उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, बर्जीलियस सर ने एक थ्योरी दी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग से उन्होंने क्या बताया था, इस थ्योरी के माध्यम से उन्होंने बताया था कि हमारे जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनमें क्लासिफिकेशन बताया था। एक्चुअली देखो, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो होते हैं दो टाइप्स के जो होते हैं हमारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं। एक तो होते हैं जो हमारे अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट आप जानते हो क्या होते हैं कि जो ज़मीन से मिलने वाले होते हैं, जो खान वगैरह से मिलते हैं। और दूसरे जो होते हैं हमारे लिविंग बींग से मिलने वाले होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ से मिलने वाले होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जैसे मैं, तुम, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, या डेड प्लांट्स होते हैं, वो सभी हमारे क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं। तो जो बर्जीलियस सर थे, उन्होंने क्या कहा कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था कि सर जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलने वाले होते हैं। मतलब बाकी अगर मैं बात करूं दुनिया में जो भी कंपाउंड्स हैं, और उन्होंने इसी के साथ में एक स्टेटमेंट और दिया था कि सर जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, हम उनको लैब में फॉर्म नहीं कर सकते। जी हाँ, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो हमारे लेबोरेटरी में फॉर्म हो ही नहीं सकते, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कहाँ से मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। यानी कि ये हमारे क्या होते हैं, गॉड गिवन होते हैं। जी हाँ, उन्होंने ये बोला था कि जो हमारे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, गॉड गिवन होते हैं। गॉड गिवन का मतलब क्या है, वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिल सकते हैं, वो हमें अर्थ क्रस्ट पर नहीं मिलते, वो हमें लेबोरेटरी में हम उनको फॉर्म नहीं कर सकते। ये बात इन्होंने हमारी 1850 में बताई थी, आई थिंक रिमेंबर इट। ठीक है, फिर क्या हुआ कि एक और हमारे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बॉहलर। उन्होंने क्या कहा, हम बताते हैं उन्होंने क्या कहा। एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बॉहलर सर ने क्या कहा, जी हाँ, बॉहलर सर ने कहा कि जी नहीं सर, ये बात गलत है। क्या बात गलत है? उन्होंने कहा था कि बर्जीलियस सर ने जो भी बोला ना वो गलत है। वो कैसे गलत है? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया। उन्होंने क्या किया कि एक कंपाउंड लिया अपनी लैब में, NH4CNO, सर इसको बोलते हैं हम अमोनियम साइनेट, इसका नाम होता है अमोनियम साइनेट। उन्होंने क्या किया कि इस कंपाउंड को, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इस कंपाउंड को खुद की लैब में उन्होंने क्या किया, हीट किया। और हीट करने के बाद देखा कि वहाँ पर एक हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है NH2CO NH2। जी हाँ, ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। इस प्रोडक्ट का नाम होता है सर यूरिया। और ये जो प्रोडक्ट होता है सर, ये प्रोडक्ट होता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। जी हाँ, बर्जीलियस सर के यहाँ पर थ्योरी का इन्होंने क्या कर दिया था, ब्रेक कर दिया था।
मतलब हुआ क्या, बॉलर सर ने बोला कि जो हमारे बर्जीलियस सर ने बोला था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में फॉर्म कर ही नहीं सकते, जी नहीं, बॉलर सर ने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से तो मिलते ही हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन हम उनको क्या कर सकते हैं, लैब में भी फॉर्म कर सकते हैं। समझ आएगा। उसके बाद एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था क्या, कोल्बे, जिनका नाम था कोल्बे। कोल्बे सर ने क्या किया, एसिटिक एसिड होता हमारा CH3COOH, उन्होंने क्या किया, इस कंपाउंड को उन्होंने लैब में फॉर्म किया, यानी लैब में सिंथेसाइज किया। जी हाँ, ये भी हमारा क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। उन्होंने ये फॉर्म को किया। तो इस तरह से बहुत सारे फिर साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक एक करके फिर देखा गया कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म हो गए। तो उस वजह से क्या हुआ कि वो जो फिर बर्जीलियस सर की जो थ्योरी थी वो हमारी बिल्कुल फेल हो चुकी थी। इतनी ही हमें हिस्ट्री बतानी थी। उसके बाद में क्या हुआ, फिर साइंटिस्टों ने क्या किया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन करने के लिए एक अलग डेफिनेशन को बनाया। उन्होंने फिर बताया कि एक्चुअल में हमारे जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हुआ करते हैं। सिंपल है, सर कुछ नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या हमें लेना है, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर मैं बात करता हूँ सर, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव जो होते हैं दुनिया में सिर्फ यही होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनके अलावा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता है। रिमेंबर इट, फिर से बता रहा हूँ मैं, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव। चलो ठीक है, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखता हूँ। ओके ठीक है, तो मैं सिंपल लैंग्वेज में शॉर्ट ही लिखने वाला हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स and its derivatives. Yes. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव। मतलब केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, यही तो हमें बात करनी। अच्छा, हमको समझ में आ गई सर, क्या समझ में आ गया, हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन समझ में आ गई कि सर हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव ही होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इन्हीं की स्टडी हम करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सर समझ में आ गया? नहीं, हमें नहीं समझ में आया। क्यों? क्योंकि इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक हमारा आ रहा है हाइड्रोकार्बन्स, दूसरे आ रहे हैं डेरिवेटिव। सर इनको समझना तो बहुत ज़रूरी है ना। जब तक मैं हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव भी समझ में नहीं आएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है या ऑर्गेनिक कंपाउंड होती क्या है। चलो ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक एक करके हम पहले हाइड्रोकार्बन्स को देख लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स को देख लेते हैं। ओके ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन। सर इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं हमारे, क्या वर्ड्स आ रहे हैं, एक पहला वर्ड आ रहा है हमारा हाइड्रो एंड द सेकंड वर्ड इज कार्बन। फर्स्ट इज हाइड्रो एंड सेकंड इज कार्बन। इसी के बेस पर आपको क्या कर सकते हो, आपको समझ में आ सकता है, क्या समझ में आ सकता है कि सर जो भी हमारे कंपाउंड्स हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन, इसके सिवा कुछ नहीं होता, कोई अदर एलिमेंट नहीं होता, सिर्फ हाइड्रोजन होता है, सिर्फ कार्बन होता है। इन दोनों से मिलकर जो भी हमारे कंपाउंड बने होता है वो हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। बस इतना ही होता है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलने वाले जो भी, इनसे मिलकर जो भी कंपाउंड बने होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। चलो ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। ठीक है, तो मैंने सिंपल आपको बता दिया बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलने वाले। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स कौन कौन से होते हैं। तो सर अगर इसका क्लासिफिकेशन करने की हम बात करें तो हमारे हाइड्रोकार्बन्स 2 टाइप्स के हुआ करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे हाइड्रोकार्बन्स 2 टाइप्स के हुआ करते हैं। एक हमारे होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, saturated hydrocarbons, and the second one is unsaturated हाइड्रोकार्बन्स। जी हाँ, हाइड्रोकार्बन्स 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ओके सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना आपको इसको मैं एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ी सी बात और बताना चाहता हूँ। वो क्या बताना चाहता हूँ कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए जो बॉन्ड्स मिलते हैं वो सर 3 ही तरह के बॉन्ड दिखाई देंगे। एक हमारा सिंगल बॉन्ड होगा, दूसरा हमारा डबल बॉन्ड होगा, तीसरा हमारा ट्रिपल बॉन्ड हुआ करता है। ओके, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एक चीज़ और यहाँ पर याद रखना, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली कि जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड हुआ करता है।
ओनली सिग्मा बॉन्ड। अगर आपको नहीं पता तो आगे पढ़ोगे तो अब आपको पता चल जाएगा कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, या बेसिक से आपको अगर 11-12 आपने कर रखी है तो आपको पता होगा बहुत अच्छे से कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है। अगर नहीं है तो आपको जो सिलेबस कराया जाएगा वहाँ पर आप पढ़ लिया करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि सिंगल बॉन्ड जो होता है उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड हुआ करता है, और जो डबल बॉन्ड होते हैं सर इसमें 2 बॉन्ड होते हैं, तो जिसमें से एक सिग्मा होता है और दूसरा हमारा पाई बॉन्ड हुआ करता है, ठीक है। जो ट्रिपल बॉन्ड होता है इसमें हमारा एक सिग्मा हुआ करता है और 2 हमारे पाई बॉन्ड हुआ करते हैं। रिमेंबर इट, ओके। आई थिंक समझ आया होगा। सर यहीं पर मेरे को बताना है, क्या बताना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो ठीक है सर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, जहाँ पर हमारा सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है सर, हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं, इसमें 2 ही चीज़ होती हैं, एक हाइड्रोजन होता है और दूसरा कार्बन होता है। सर यहाँ पर जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है वो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हुआ करते हैं। समझ में आया। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, यहाँ मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है वो हमारे क्या हुआ करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ करते हैं। आई थिंक समझ आया होगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। देखो सर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका एक ही एग्जाम्पल है जिसका नाम है सर एल्कीन। आई थिंक नाम सुना होगा एल्कीन। अनसैचुरेटेड की बात करूँ तो यहाँ पर क्या होता है, एल्कीन होता है हमारा, और क्या होता है, एल्काइन भी होता है हमारा। एल्कीन होता है एंड एल्काइन होता है। बेंजीन होता है, ठीक है। बेंजीन की बात हम बाद में करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम एल्केन ले रहे हैं, अनसैचुरेटेड में एल्कीन ले रहे हैं, एल्काइन ले रहे हैं। बेंजीन भी होता है, बेंजीन भी एक हाइड्रोकार्बन ही है, लेकिन उसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे लाइक दूसरे लेक्चर्स में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो एल्केन्स होता है, एल्कीन होता है, एल्काइन होता है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, एल्केन में हमारा सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, वो तो हमने पहले ही बता दिया क्योंकि सैचुरेटेड है तो सिंगल बॉन्ड ही पाया जाएगा एल्केन से। और दूसरी बात अगर बात करें अनसैचुरेटेड की, तो अनसैचुरेटेड में क्या होता है, एल्कीन में हमारा डबल बॉन्ड पाया जाता है और हमारा एल्काइन में क्या होता है, हमारा ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। आई थिंक ओके, समझ आया होगा, ठीक है। सर इसका कुछ एग्जाम्पल्स भी लिख देते हैं थोड़े बहुत, हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ जैसे CH4, सर इसका नाम क्या है, इसका नाम मैथिन है। बहुत अच्छे से नाम सुना होगा आपने, मैथिन जो होता है CH4। इसमें मैं बात करूँ तो ये हमारे क्या है, एल्केन का एग्जाम। सर इसको मैं डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूँ, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, इसको मैं डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसको डिटेल के लिए मैं जैसे IUPAC कराऊंगा तो IUPAC के टाइम पे इसको थोड़ा सा मैं डिटेल कर दूंगा वहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सिर्फ पर डिटेल की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आप एग्जाम्पल्स देख लीजिए। उसके बाद जब मैं IUPAC पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आपको हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव पूरे डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई है, ठीक है। यहाँ पर और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ जैसे C2H6, ये भी हमारा क्या होता है, एल्किन। अभी के लिए याद रख लो, अभी के लिए देख लो कि एल्किन क्या होता है, ठीक है। आने वाले जो जैसे मैं IUPAC कराऊंगा तो वहाँ पर क्या करूँगा, आपको पूरी तरह इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ओके, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं एल्किन की, तो एल्किन का एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे C2H4 होता है, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। और एल्काइन का मैं लिख रहा हूँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ओके। आई थिंक समझ में आया होगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ओके। तो यहाँ पर अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स की बात कर ली। अब देखो हमारी जब डेफिनेशन हमने पढ़ी तो हमने क्या कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव, ओके। तो हाइड्रोकार्बन्स मैंने आपको बता दिया कि क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड्स आते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और सैचुरेटेड में क्या होता है, हमारा सिंगल बॉन्ड आया करता है, ठीक है। अब हम बात कर ले उसके डेरिवेटिव्स की। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव, सर डेरिवेटिव का मतलब होता है उसी से मिलना, मतलब उसी से प्राप्त होना। कैसे, उसी चीज़ से बनना। तो कैसे, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको, जैसे यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, डेरिवेटिव की, हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स, जो हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया CH4। CH4 क्या था, CH4 क्या था, CH4 हमारा मीथेन था जिसका नाम एल्केन है, हाइड्रोकार्बन एक हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना। सपोज कि मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया और इसमें से एक हाइड्रोजन हटेगा तो क्या होगा, CH3 हो जाएगा। और उस हाइड्रोजन की जगह पर मैंने क्या कर दिया, एक ग्रुप लगा दिया OH,
सर OH क्या होता है? OH ग्रुप एक एल्कोहल ग्रुप होता है। अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो IUPAC में ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। टेंशन मत हुई, टेंशन लेने का नहीं है, नहीं है, ठीक। अगर हम बात करते हैं क्या होता है, तो ये क्या हुआ, ये हमारा क्या हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह एक ग्रुप लगा दिया। सर उसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव होगा। ये क्या है, ये हमारा हाइड्रोकार्बन्स का क्या है, डेरिवेटिव, यानी एल्केन का डेरिवेटिव है। इसका नाम है मिथाइल अल्कोहल। तो वो सारी चीज़ें, नाम वगैरह वो हम बाद में पढ़ते रहेंगे क्या है क्या नहीं। तो आपको सिर्फ यहाँ पर क्या है, मतलब समझना है कि डेरिवेटिव्स होते क्या हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या लेते हैं, हमने क्या, मैंने इस बार ले लिया C2H6 एथेन होता है इसका नाम, ठीक है। एथेन में मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया, और एक हाइड्रोजन को हटाने के बाद मैंने क्या कर दिया, इसमें लगा दिया मैंने ब्रोमीन, सर Br लगा दिया, ठीक है, Br लगा दिया। तो ये क्या हो गया, इथाइल ब्रोमाइड। सर ये भी क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और उसके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ठीक है। आई थिंक समझ में आया, ओके ठीक है सर, इतना हमें समझ में आ गया कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इसके मतलब और डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो सर हमको क्या हुआ, हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब समझ में आई, हाँ सर अब समझ में आई है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहती है स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव। हमने पहले हाइड्रोकार्बन्स को देखा कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि एक मतलब टाइप्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में मल्टीपल बॉन्ड हो रहे हैं, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली और डेरिवेटिव्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या पढ़ने वाला है सर, इसके बाद हम पढ़ने वाले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, जो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलने वाला है, क्या पढ़ने वाला है, चलो ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने की अपनी एक अलग स्टाइल होती है, अपनी एक अलग स्टाइल होती है, उसको कई टाइप से लिख सकते हैं। वो सारे टाइप्स हम यहाँ पढ़ेंगे, तो कौन कौन से होते हैं वो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग क्या होगी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ठीक है। सर इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट टाइम मैं आपको बताने वाला हूँ सर, पहला चीज़ होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सीधा डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सर इसमें क्या लिखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसमें हम लिखते हैं जितने भी एटम्स हैं वो सारे लिखने, वो तो सभी में लिखने होते हैं, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हम क्या लिखते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हम लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स। हमारे कंपाउंड में जितने भी एटम्स हैं उसके सारे नंबर से ही लिखते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं लिखते। जैसे अगर मैं मेथेन की बात करूं तो मेथेन में क्या होता है, एक कार्बन होता है, 4 हाइड्रोजन होते हैं, जी हाँ। तो हम अगर मैं बात करूं मेथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं CH4। ये मेथेन का क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। अगर मैं बात करूं इथेन, इथेन में क्या होता है, इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला देखो, उसमें 2 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ C2H6। C2H6 ये क्या हो गया, हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया इथेन का, ठीक है। अगर मैं एल्कीन की बात करता हूँ, कोई एल्कीन ले लेता हूँ, जैसे मेरे पास अगर मैं बात करूँ इथीन, इथीन में क्या होता है, 2 कार्बन होते हैं, 4 हाइड्रोजन होते हैं। आपको अगर नहीं पता है तो आपको पता पड़ जाएगा जब हम आगे आगे पढ़ते चले जाएंगे। जैसे कि आपको लग रहा है कि हमें ओवरफ्लो हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि एल्कीन क्या है, एथीन क्या है, तो वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए सिर्फ समझ लीजिए क्या हो रहा है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ जैसे इथीन, इथीन में क्या होता है, 2 कार्बन होते हैं एंड 4 हाइड्रोजन होते हैं। तो मैं अगर मैं बात करूँ C2H4, ये हमारा क्या होता है, इथीन होता है। तो ये इथीन का क्या है, हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ओके, बात समझ में आए, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ में आ गया, फर्स्ट टाइप समझ आया। सेकंड टाइप अगर मैं बात करता हूँ करे तो देखो, पहला रिप्रेजेंटेशन का टाइप हमने क्या लिख दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा क्या होता है सर, दूसरा होता है हमारा कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड शो करते हैं। बाकी किसी भी कार्बन हाइड्रोजन हो या मतलब अन्य एटम या कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड शो नहीं करते, सिर्फ हम कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड शो करते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पर
क्या बात करता हूँ, एथेन। एथेन में क्या होता है, जैसे C2H6 है तो कार्बन कार्बन, 2 कार्बन है, तो इसमें क्या होगा, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें हमने कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड नहीं बनाया, हमने सिर्फ क्या किया, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड शो किया। ये क्या है हमारा कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये क्या है हमारा एथेन। इसका फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड दिखाए हैं, हमने बाकी किसी चीज़ के बॉन्ड नहीं दिखाए हैं, किसी के बीच के बॉन्ड नहीं दिखाए हैं। तो ये हमारा क्या होता है, कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। आई थिंक समझ में आया होगा। हाँ सर, यहाँ पर मेरे को एक चीज़ और बतानी है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड देखते हैं, लेकिन अगर कहीं पर आपका फंक्शनल ग्रुप लगा है, अगर कहीं पर आपका फंक्शनल ग्रुप लगा है तो वहाँ पर उसके बीच का भी बॉन्ड होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल इधर लेके बता रहा हूँ आपको, जैसे कि मैंने अभी आपको एल्कोहल के बारे में बताया था। जैसे अगर मैं बात करूँ इथाइल एल्कोहल C2H5OH, सर इसका नाम होता है इथाइल एल्कोहल। ये हमारा इथाइल एल्कोहल का क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर हम इसका कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला की बात करते हैं तो हम क्या लगेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH जी। ये हमारा क्या होगा, कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ये OH क्या हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बन और फंक्शनल ग्रुप के बीच का भी बॉन्ड हम इस फॉर्मूले में शो करते हैं। आई थिंक समझ में आया, ठीक है। अब हम तीसरे टाइप की बात करते हैं। तीसरे टाइप की बात हम करते हैं तो उसमें क्या है, वो सारी चीज़ हम देख लेते हैं, ठीक है। आई थिंक इतना समझ में आया होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को हम कैसे लिखते हैं और हम कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूले को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है सर। थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट में क्या होता है, तीसरा हमारा होता है एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। क्या होता है, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला में क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा सिंपल होता है, सबसे ज़्यादा सिंपल। सब इसको पढ़ाने से पहले ना एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ छोटी सी, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो क्या बता दूँ, यहाँ पे बताता हूँ, चलो ठीक है। आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्या, आपको बैलेंसेज याद रखनी है। बैलेंसेज, बैलेंसेज का मतलब क्या, कौन कितने बॉन्ड बनाता है या कौन कितने बॉन्ड बना सकता है, आपको ये याद रखना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, देखो जैसे हाइड्रोजन होता है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, 2-4 एलिमेंट्स उन्हीं की वैलेंसी आपको याद रखनी, बाकी किसी की रखनी नहीं। क्या पढ़ना, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमेशा याद रखना है, सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है, सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन जो होता है सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, कहीं भी जुड़े, कितने के भी साथ जुड़े, लेकिन एक बॉन्ड बनाता है, आपको याद है। कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो कार्बन के पास हमारे 4 बॉन्ड्स हुआ करते हैं, कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स हुआ करते हैं। आगे और मैं ले सकता हूँ नाइट्रोजन, अगर आपको कहीं दिखाई दे रही है तो नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड्स हुआ करते हैं। अगर आपको कहीं पर ऑक्सीजन दिखाई दे रही है तो ऑक्सीजन के पास में 2 बॉन्ड्स हुआ करता है। ये चीज़ आप देखते देखते सीखते चले जाओगे कि हाइड्रोजन के पास 1 होते हैं, कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स हुआ करते हैं, नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड्स हुआ करते हैं एंड ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड्स हुआ करते हैं। सर इनकी ये बैलेंसेज हुआ करते हैं, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, हेलोजेंस। हेलोजेंस के पास, हेलोजेंस भी क्या होते हैं, वो भी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुआ करता है, उनके पास भी एक बॉन्ड हुआ करता है। हेलोजेंस नाम तो सुना होगा, नहीं, बता देता हूँ मैं क्या होता है हेलोजेंस। जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सही ये हेलोजेंस हुआ करते हैं। आई थिंक याद आया होगा क्या हुआ करते हैं हेलोजेंस। हेलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजेंस होते हैं। ये सब भी क्या होते हैं, ये भी हमारे सिंगल बॉन्ड्स के थ्रू ही जुड़ा करते हैं। तो आपको ये चीज़ भी याद आपको रखनी है, ठीक है, इतनी चीज़ भी हमें याद हो। आगे अब हम बात करते हैं एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला की। एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी एटम्स होते हैं हमारे फॉर्मूले में, जितने भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जितने भी एटम्स होते हैं, सबके बीच का बॉन्ड आपको शो करना है, सबके बीच का बॉन्ड आपको शो करना है। जैसे कि मैं बात करता हूँ, सबसे पहले मैंने बात कर लिया CH4। CH4 में क्या होगा, CH4 में हमारा एक कार्बन होता है, इससे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए। मैंने आपको बताया कि कार्बन हमारे 4 बॉन्ड्स रखता है और हाइड्रोजन हमारा सिर्फ एक बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, कार्बन के पास कार्बन है, कार्बन से 4 बॉन्ड्स होंगे और चारों बॉन्ड से हमें क्या कर देनी है, हाइड्रोजन जोड़ देनी है। सर इसका ये मीथेन का ये है एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। क्या करना है, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूले, जितने भी बॉन्ड्स हैं सबको शो करना है, ठीक है। आगे मैं बात करूँ जैसे कि इथेन है C2H6, इसमें क्या करना है, कार्बन कार्बन की भी सिंगल बॉन्ड, बाकी दोनों पे क्या करना है, 3-3 हाइड्रोजन लगा देनी है
और ये क्या हो जाएगा, हमारा इथेन का फॉर्मूला हो जाएगा। इसे भी हम क्या कहेंगे, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। आई थिंक याद आ गया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद में हम एक टाइप और लेते हैं। आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, फिर कितना भी बड़ा हो तो आप उसको, चलो एक और एग्जांपल मैं कर देता हूँ जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। 2 एग्जांपल लेते हैं, चलो क्या लेते हैं। मैंने आपको एक सिंपल एक अल्कोहल का एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे क्या है हमारा अल्कोहल का एग्जांपल, C2H5OH। एक ये एग्जांपल ले लिया मैंने, एक मैंने ले लिया है CH3NH2। ये क्या है, ये क्या है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब हम IUPAC से पढ़ाएंगे तो खुद ही आप बताओगे कि ये क्या चीज़ होती है, ये क्या चीज़ होती है। हालांकि मैं आपको नाम बता देता हूँ क्या होता है। ये हमारा इथाइल अल्कोहल होता है और ये हमारा मिथाइल मतलब अमीन हुआ करता है, ठीक है। ओके, बात करते हैं, इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो कैसे करेंगे। सर इसमें एक हाइड्रोजन ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन ठीक है, इससे मतलब इससे क्या करना है, इसके 4 बॉन्ड हमें पूरे करने हैं, इसके भी हमें 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। तो क्या करना है, इससे हमें 4 मतलब हाइड्रोजन लगा देने, 1 2 3 एंड 4 5। सर 5 हाइड्रोजन पूरी हो गई इसकी, C2H5 हो गया, फिर उसके बाद में क्या लगाया, O लगाया, फिर उसके बाद में हाइड्रोजन लगाया। तो ये होता है हमारा इथाइल अल्कोहल का एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसमें एक चीज़ याद रख सकते हो, आपको मैंने बताया हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। जितने भी हाइड्रोजन है सबके पास सिर्फ एक ही बॉन्ड पाया जाएगा। मैं बोला कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स हुआ करते हैं, दोनों कार्बन के पास देख सकते हैं 1 2 3 4, इसके पास देखो 1 2 3 4 बॉन्ड्स ही हैं। अगर मैं बोलूँ ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड्स हुआ करते हैं तो ऑक्सीजन के पास आप 2 बॉन्ड्स आसानी से देख सकते हैं, ठीक है सर। इसको और देखते हैं क्या है इसमें, CH3NH2 कार्बन, इसके पास 4 बॉन्ड्स हुआ करते हैं, उसके बाद नाइट्रोजन जुड़ी है इससे, इसके पास क्या होता है मैंने बताया कि नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड्स हुआ करते हैं, तो इसके पास 1 2 3 क्या लगा देना, हाइड्रोजन लगा देने बस। ये क्या हो गया हमारा मिथाइल अमाइन का एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या है, अब हमारा एक लास्ट रिप्रेजेंटेशन और रह गया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको दिख ही नहीं सकती, जिसके बिना आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिख ही नहीं सकती। सर ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है जो कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ करना पड़ता है। क्या होता है, नाम लिख देता हूँ पहले मैं, जो नंबर 4 है उसका नाम होता है हमारा बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन, इसको हम लाइन रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं या लाइन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या होता है, ये जहाँ पर भी आपको केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक दिख जाए, आपको जहाँ पर भी स्ट्रक्चर्स दिखेंगे वो इसी फॉर्म में सबसे ज़्यादा मिलेंगे, बाकी किसी फॉर्म में नहीं मिला करता है। कैसे होता क्या है वो चीज़ हम देखते हैं। सर इसको करने के लिए ना बहुत आसान तरीका, बहुत ही आसान तरीका है। आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है, क्या, पॉइंट एंड लाइन। पॉइंट एंड लाइन, ये क्या मतलब है, सब पॉइंट का मतलब है कार्बन और लाइन का मतलब है बॉन्ड। पॉइंट का मतलब है कार्बन और लाइन का मतलब है बॉन्ड। इतनी चीज़ें आपको याद होगी तो आप ये नोटेशन सीख गए, आप ये रिप्रेजेंटेशन सीख गए। कैसे, चलो ठीक है, इतना याद रख लिया हमने। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या कर दिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। मुझे क्या करना है, मुझे इस कंपाउंड को बॉन्ड लाइन नोटेशन देना है, यानी इसको लाइन स्ट्रक्चर लिखना है इसका। तो कैसे लिखूँगा, मैंने आपको बताया कि अगर कहीं कार्बन होता तो वो पॉइंट से डिनोट करते हैं और बॉन्ड होता तो उसको लाइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं देखता हूँ ये कार्बन है, मैंने क्या कर दिया, पॉइंट लगा दिया। फिर क्या है, बॉन्ड है तो मैंने लाइन खींच दी। उसके बाद में क्या, फिर बॉन्ड है, फिर मैंने लाइन खींच दी। फिर क्या है, फिर कार्बन है तो वो पॉइंट है। सर ये स्ट्रक्चर एंड ये स्ट्रक्चर बोथ आर सेम, दोनों सेम ही हैं स्टेप्स, ठीक है। अगला और करके देखते हैं, आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्या लिखते हैं, देखो मैं अगला यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको बना देता हूँ। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इसका मैं कैसे बनाऊँ, कार्बन पॉइंट, फिर क्या है सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है डबल बॉन्ड मतलब 2 लाइन, फिर क्या है सिंगल बॉन्ड मतलब सिंगल लाइन। कार्बन है ये 1 2 3 4, कितने कार्बन है 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4,
आई थिंक बॉन्ड लाइन नोटेशन भी आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। तो चलो एक काम करते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चंस हम करके देख लेते हैं, उसके बाद हमें खुद ही समझ में आ जाएगा कि हमें ये कितना समझ में आया होगा। ठीक है, और इतना ही आपको याद रखना है, यहाँ पर सिर्फ क्या करते हैं हम कार्बन्स को, मतलब जो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड होता है उसको लाइन से दिखाते हैं, कार्बन को हम डॉट से दिखाते हैं, हाइड्रोजन को शो हम नहीं करते हैं। ठीक है, मैं एक स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, उसको मतलब लाइन स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, उसको मैं सिंपल स्ट्रक्चर में बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ये स्ट्रक्चर लिख दिया और मुझे इसका क्या करना है, एक कंडेंस फॉर्म बनानी है, कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना है। तो मैं कैसे बनाऊँगा, सर ये क्या एक पॉइंट है, इसका मतलब कार्बन है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, वहाँ तक सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी एक कार्बन है। उसके बाद में क्या डबल लाइन है, मतलब डबल बॉन्ड हो गया। फिर तो हमने आपको बताया इसमें क्या करना है, ये पॉइंट है तो कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, उसके बाद में फिर से एक कार्बन। ठीक है, अब क्या करना सर, इतना ही होता है, इतना तो नहीं होता, हाइड्रोजन्स भी तो आएंगे। तो हाइड्रोजन्स कैसे लगाएंगे, मैंने आपको बताया कि कार्बन के पास में क्या होता है 4 बॉन्ड्स हुआ करते हैं और हाइड्रोजन के पास में 1 बॉन्ड्स हुआ करता है। तो उसी के बेस पर हमें सिर्फ अब क्या करना है, अब हमारे पास सिर्फ एक ही काम है, इसकी बैलेंसेस पूरी करना, वो भी हाइड्रोजन के द्वारा। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या है कार्बन है, तो कार्बन के पास में 4 बॉन्ड्स हुआ करते हैं, अभी इसके पास में क्या है सिर्फ एक बॉन्ड है, इसका मतलब इसके पास 3 हाइड्रोजन और आने हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे CH3। समझ में आया, चारों बैलेंसेस की कंप्लीट होगी। इसके पास हम बात करें 1 2 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी हैं, तो इसका मतलब इसके पास में एक हाइड्रोजन आएगा। इसके बाद 2 बॉन्ड्स हैं, तो इसके पास में क्या आएंगे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो सर ये और ये सेम स्ट्रक्चर है, यानी सेम कंपाउंड है। ओके, आगे हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं हम, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने सर इस टाइप का कुछ मैंने बना दिया, ये मैंने बना दिया, यहाँ पर ये मैंने बना दिया। इस टाइप को रिप्रेजेंट अगर मुझे करना है तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है करके देखते हैं क्या करना है। कार्बन, ओके कार्बन, सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर क्या डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर क्या सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर क्या ट्रिपल बॉन्ड, फिर कार्बन। अब क्या करना है, अब सिर्फ बैलेंस ही पूरी करनी है, बाकी सारे काम पूरे। इसके बाद एक बॉन्ड है ऑलरेडी, 4 हमें पूरे करने, 3 हाइड्रोजन छोड़ दो। इसके पास 1 2 3 बॉन्ड्स हैं, एक हाइड्रोजन की ज़रूरत है, एक हाइड्रोजन जोड़ दो। ठीक है, इसके पास भी 3 बॉन्ड्स हैं ऑलरेडी, इसको भी 1 हाइड्रोजन की ज़रूरत है, कर दो। इसके पास हाइड्रोजन की ज़रूरत है क्या, करके देखो 1 2 3 4, सर 4 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, तो इस पर हाइड्रोजन की ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ मैंने लगाना। यहाँ पर हम बात करें तो 3 बॉन्ड्स हैं, एक हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी, हम यहाँ पर ये लगा देंगे। सर ये स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर बोथ आर सेम, इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये नोटेशन भी आपको समझ में आया होगा। तो हम और आगे वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम थोड़ी सी हाइब्रिडेशन के लिए थोड़ी बात करेंगे, और उसमें आगे का जो भी हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होगा हम उसकी बात करेंगे। तो इस वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो, हमें बताइए कि हमारी वीडियोस कैसी लगी, ताकि हम अगर कोई कमी होती है तो हम उसको सुधार सकें और आपको अच्छे से समझ आ सकें। और बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारी अपडेट जो भी होगी वीडियोज़ की वो आपको मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।